किस तरह से इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बनती है? तो इसका एक ही रीजन था, वो था चंगेज खान। चंगेज खान का नाम आते आपने सुना होगा कि चंगेज खान इतना क्रूर रूलर था, ठीक है, कि उसने मतलब निशापुर, आगे बताएंगे हम, ठीक है, कि किस तरह से निशापुर को उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। चंगेज खान को अपना गॉड, अपना मसीहा, या आप कह सकते हो कि एवरीथिंग वो अपना इसको मान चुके थे। अगर पृथ्वी पर कोई गॉड है, कोई भगवान है, तो उनके लिए कौन था? वो चंगेज खान। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय डेज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारी क्लास 11th का चैप्टर 5, जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर्स। ठीक है, तो इस नोमैडिक एम्पायर को, इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दी जाएंगी। ध्यान तक, लास्ट तक देखिएगा इसको, ठीक है। और रिवीजन के पर्पज से, अगर आप, जैसे आपका कल एग्जाम है, तो आज इसको वीडियो को जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से एक आपको ब्रीफ में सारी समरी का पता चल जाएगा, सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, राइट। तो हम समझते हैं क्या नोमैडिक एम्पायर के बारे में। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नोमैडिक। अब नोमैडिक ही हो गए। नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह से, वो पीपल, दोज पीपल हु ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह सेटल्ड नहीं होते हैं। नोमैडिक का मतलब तो हो गया ये। एम्पायर का मतलब हो गया वो लोग जो एक जगह सेटल्ड होकर के और वहां पर रहने लग जाते हैं, और उनके जो रूलर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वहां पर डेवलपमेंट करती है। तो अब ये दोनों वर्ड जो है, नोमैडिक एम्पायर, ये एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे आपको लग रहा होगा इस नाम से ही, ठीक है, कि ये जो नोमैडिक है, कि मैडम ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, तो ये कैसे अपना एम्पायर बना सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये तो वो लोग हैं जो एक जगह सेटल्ड नहीं होते, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक जगह सेटल्ड होकर और एम्पायर क्रिएट करते हैं, एक राज्य में एक किंगडम बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही वर्ड क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए जैसे जैसे हम चैप्टर को समझते जाएंगे, वैसे वैसे हम इस दोनों टर्म को समझते जाएंगे कि किस तरह से ये नोमैडिक और एम्पायर एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। चीजों को समझते हुए आगे चलेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि नोमैडिक एम्पायर्स। अब देखो, तो नोमैडिक एम्पायर्स कैन बी सेड टू बी एन इंपेरियल फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टेड बाय द नोमैडिक ग्रुप। ये एक ऐसा नोमैडिक ग्रुप था जो कि एक जगह ना स्टेकर होकर, एक जगह ना सेटल्ड होकर, बल्कि अलग अलग जगहों पर घूमता रहता था। तो नोमैडिक एम्पायर कैन बी सेड, तो इसको कहा जा सकता है कि एन इंपेरियल फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टेड बाय द नोमैडिक ग्रुप। और इस पूरे नोमैडिक ग्रुप को, यानी कि एम्पायर बनाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? द मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द गेंगीज खान। तो इस पूरे एम्पायर को क्रिएट करने का क्रेडिट, यानी कि इसको एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? गेंगीज खान को। तो हिंदी में इसको चंगेज खान भी कहते हैं। तो चंगेज खान एक ऐसा रूलर था जिसको मतलब नाम लेते ही ना आपकी दिमाग में भी एक चीज चल रही होगी, ये बहुत ज्यादा क्रूल रूलर था। लेकिन ये क्रूल कैसे बना? सिचुएशन क्या रही होगी, सर्कमस्टांसेस क्या होगी? देखो, किसी भी, कोई भी अगर अच्छा बनता है, बुरा बनता है, तो उसके पीछे ना कोई रीजन होता है। सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है जिसकी वजह से वो ऐसा बनता है। जन्म से तो कोई बनता नहीं है, ठीक है। तो ये जो चंगेज खान था, ये इतना क्रूल कैसे बना? और इसकी लीडरशिप में ये जो पूरा एम्पायर था, नोमैडिक एम्पायर, जो कि एशिया से यूरोप तक पूरा फैला हुआ था, ठीक है, इन द 13 और 14 सेंचुरी। तो 13 और 14 सेंचुरी में ये पूरा का पूरा एम्पायर आप देख रहे हो, 13 एंड 14 सेंचुरी में यूरोप से लेकर एशिया तक ये इतना बड़ा एम्पायर अपना क्रिएट कर लेता है। लेकिन कैसे? वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के दौरान समझने वाले हैं, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि मंगोल्स के बारे में, जो ये ट्राइब थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी, तो ये कौन सी ट्राइब थी? मंगोल ट्राइब थी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि एन इंपेरियल, अब इन मंगोल्स के बारे में हमें कहां से पता चलता है, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जिससे पता चलता है कि मंगोल्स ऐसे थे, चंगेज खान ऐसा था, चंगेज खान ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट किया, वहां मंगोल्स के लोग जो हैं, वो मंगोल ट्राइब के लोग कैसे थे, क्या क्या ऑक्यूपेशन करते थे, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्सेज से तो पता चला होगा। तभी हमारे हिस्टोरियन ने जाकर के हिस्ट्री में उसको रिकंस्ट्रक्ट किया होगा, लिखा होगा, और उन लिख करके, उसको पढ़ करके फिर हमें मंगोल्स के बारे में पता चलता है। देखो, कोई भी चीज जो होती है ना, जो हिस्ट्री बन चुकी है, जैसे अगर मान लीजिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट मोमेंट पर ये जो चीज है, ये पल है, ये जो मोमेंट है, ये भी तो हिस्ट्री बन जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री जो
अपने से रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है, जो जो निकल गया, जो टाइम निकल गया है, वो हिस्ट्री बन जाती है। तो उस चीज को जानने के लिए कहीं ना कहीं से तो हमारे हिस्टोरियन ने रिसोर्सेज कलेक्ट किए होंगे ना। अब वो सोर्सेज हमारे इस काम आते हैं कि उस टाइम में तो कोई हम में से कोई था नहीं, अब कैसे चीजों को पता चले, तो हिस्टोरियन ने कहां कहां से चीजों को कलेक्ट किया, पढ़ करके फिर उसको हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। एन इम्पेरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल, तो मंगोलों की सक्सेस का एक जो लेखा जोखा था या उनके बारे में कि किस तरह से इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, ठीक है, उनकी सक्सेस के पीछे क्या रीजन था, तो ये हमें उनके सोर्सेस से पता चलता है। जो भी सोर्सेस थे कौन कौन से थे, मंगोल्स अट्रैक्टेड द मेनी ट्रैवलर्स। अब उस टाइम में जो भी ट्रैवलर्स आए, ठीक है, और आने के बाद वो ट्रैवलर्स कौन होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विजिट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के कल्चर को, वहां के लोगों को, वहां के ऑक्यूपेशन को, वहां के रिलीजन को, तो काफी सारी चीजों की नॉलेज लेकर के और फिर वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन अपनी बुक में लिखते हैं, ताकि उनकी बुक को पढ़कर ज्यादा रीडर जो है उस चीज से उनको कनेक्ट कर सके। क्लियर है ना। तो क्या है कि द एम्पायरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल अट्रैक्टेड द मेनी ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ये जो मंगोल्स जो थे, ट्राइब तो थी, ट्रैवलर्स को इसने काफी अट्रैक्ट किया, क्योंकि मंगोल्स के बारे में जानना ना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग बात थी उनके लिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें मंगोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, वहां जाएंगे, विजिट करेंगे, वहां के लोगों से पूछताछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो वहां से रिसोर्स कलेक्ट करेंगे ना, तब जाकर उसकी इंफॉर्मेशन देंगे हमें। तो दीज इंडिविजुअल केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द बैकग्राउंड, तो ये जो ट्रैवलर्स थे ये अलग अलग जगहों से आते हैं, ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट थे, कन्फ्यूशियंस थे, ठीक है, और क्रिश्चियन थे, टर्किश थे, मुस्लिम थे। मेनी ऑफ दीज प्रोड्यूस द सिंपैथेटिक अकाउंट का मतलब होता है बुक, उनकी जो ट्रैवलर्स होती हैं, एंड अदर होस्टाइल। तो काफी सारी चीजों से हमें पता चला, वहां के लोगों से पूछताछ करी, लोगों ने बताया, ट्रैवलर्स की ट्रैवलॉग से पता चला, ठीक है। एंड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग सोर्सेस ऑफ द मंगोल्स आर इगोर दे रिचविट्स, ठीक है। तो ये मंगोल्स के बारे में जानने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो क्या है, दो बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो थी कौन सी, एक बुक थी द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, मंगोल्स की सीक्रेट हिस्ट्री, यानी कि ये बुक का टाइटल है, बुक का नाम है, जिसमें मंगोल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरी क्या है, द ट्रैवलर ऑफ द मार्को पोलो। मार्को पोलो एक ऐसा ट्रैवलर था जिसने बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया था। कंट्रीज को विजिट करने का एक ही पर्पस था उसको कि ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो अपनी बुक में उसको मेंशन करे, लिखे और रीडर तक पहुंचाए उसको, और ज्यादा रीडर इनकी बुक को पढ़ा करते थे। इस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी भी होती थी और इनके जो बुक का कंटेंट था, रीडर उसको पढ़ करके और अच्छी तरह से चीजों को समझ पाते थे, उससे इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर पाते थे। तो दो बुक कौन कौन सी थी, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि मंगोल्स के बारे में जानने के लिए, ज्यादा चीजें जानने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दो बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल एंड द ट्रैवलर्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये कौन थे, ये चंगेज खान थे, ठीक है। ये कौन थे, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, तो इगोर दे रिचविट्स, राइट। और उसके बाद क्या था, ये था, ये दो बुक के नाम हैं। तो इन बुक में मंगोल्स के बारे में काफी कुछ मिलता है। तो देखो, द ट्रैवलर्स ऑफ द मार्को पोलो, तो ये दो बुक थी, यहां से हमें मंगोल्स के बारे में काफी कुछ पता चलता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि ये जो मंगोल्स था, ठीक है, जो मंगोल ट्राइब थी, किस तरह से एक पॉलिटिकल पावर बनती है। इतनी बड़ी पावर बनती है कि इसको बीट करने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए बाकी कोई और पावर नहीं इमर्ज हुई थी अभी तक इनके पैरेलल में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये इतनी बड़ी पावर कैसे बनती है। देखो, इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 13th सेंचुरी, देखो 13th सेंचुरी के डिकेड्स का मतलब सुनो क्या होता है। ये 13th सेंचुरी है, 13th सेंचुरी के पहले 50 यानी कि 1 से 50 ईयर्स, और इधर जो है 51 से 100 ईयर। तो ये इसका अर्ली डिकेड हो जाता है, ये इसका लेटर फेस हो जाता है। तो ये अर्ली फेस है, ये लेटर फेस है। तो बात की गई है अर्ली डिकेड्स ऑफ द 13th सेंचुरी, द ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द यूरो एशियन कॉन्टिनेंट realize the danger posed by to them by arrival a new political power in the steppes of the Central Asia. यूरेशियन क्या होता है, यूरोप। अभी हमने बताया ना कि यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट में ये इतना बड़ा एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, कॉमन नेम बना दिया जाए, दोनों कॉन्टिनेंट को मिला करके इसका नाम रख दिया जाता है यूरो एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यूरो एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोप और एशिया दोनों का एक कॉमन नेम बना दिया, जिसका नाम रख दिया गया यूरो एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये जो एम्पायर था, यहां से यहां तक फैला हुआ था,
इनकी ये जो पॉलिटिकल पावर थी, किस तरह से इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर बनती है, तो इसका एक ही रीजन था, वो था चंगेज खान। चंगेज खान का नाम आते आपने सुना होगा कि चंगेज खान इतना क्रूल रूलर था, ठीक है, कि उसे मतलब निशापुर, आगे बताएंगे हम, ठीक है, कि किस तरह से निशापुर को उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और छोटे छोटे ट्राइब को जीत करके किस तरह से वो अपनी पॉलिटिकल जो है वो अपनी फील्ड, अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो था उनका, किस तरह से पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में आती है और वो इतना बड़ा राजा बनता है, इतना बड़ा रूलर बनता है, ठीक है। तो रियलाइज दैट द डेंजर पोज्ड बाय देम बाय द न्यू अराइवल, न्यू पॉलिटिकल पावर इन द स्टेपी ऑफ द सेंट्रल एशिया, गेंगीज खान, जिनकी डेथ होती है 1227 में, हैड यूनाइट द मंगोल पीपल। अब ये जो मंगोल थे ना, जो यायावार थे या जो घुमंतु जिसको बोलते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर मूव ऑन करते रहते हैं, तो इनको यूनाइट करने का काम, जो अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग जगहों पर रहते थे, सेटल्ड होते थे, तो उनको यूनाइट करने का काम सिर्फ एक को दिया जाता है क्रेडिट इसका, वो थे चंगेज खान। चंगेज खान ने इनको यूनाइट किया, यूनाइट करके एक बहुत बड़ी आर्मी अपनी बनाते हैं, स्टैंडिंग आर्मी बनाते हैं, और उसमें इतने स्ट्रिक्ट रूल जो है वो लागू करवाए जाते हैं कि जो है हर सोल्जर ये चाहता था कि बस अब उनको क्या है, एक तरह से वो ना चंगेज खान को अपना गॉड, अपना मसीहा, या आप कह सकते हो कि एवरीथिंग वो अपना इसको मान चुके थे। एक कहते हैं ना कि अगर पृथ्वी पर कोई गॉड है, कोई भगवान है, तो उनके लिए कौन था, वो चंगेज खान था। तो चंगेज खान ने अपनी इन्हीं में से, इन्हीं ट्राइब्स के लोगों में से ही अपनी ट्राइब वो बनाता है, अपनी सेना बनाता है, अपनी आर्मी बनाता है, और इनको इतना ट्रेंड कर देता है कि जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, बरसात, आंधी, तूफान, तो इन पर, इनकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। जैसे एक सोल्जर को ट्रेंड किया जाता है ना, वैसे ही चंगेज खान ने अपनी ट्राइब के लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया था कि यही सोल्जर आगे चलकर उनका साथ देंगे एज द आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, और यही लोग क्या करेंगे, चंगेज खान का साथ देते हुए उनके अलग अलग जो स्टेट में कन्क्वायर करने में उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बैकग्राउंड क्या है, तो किस तरह से ये पॉलिटिकल पावर इमर्ज होती है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, ध्यान से सुनना, राइट। तो द मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी, ये जो मंगोल्स है ना बच्चे, मंगोल क्या थी, ट्राइब थी। अब इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एक ये डाइवर्स बॉडी थी, मतलब एक ऐसी ट्राइब थी जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, एक चीज बहुत कॉमन थी इनमें, वो थी लैंग्वेज, सिमिलर लैंग्वेज स्पीक किया करते थे। अब जहां पर लोग चाहे वो अलग अलग हो, लेकिन अगर सिमिलर लैंग्वेज स्पीक करते हैं तो वो चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने आपसे बात की, जैसे हम लोग हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं तो आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, मैं आपसे कनेक्ट कर पाती हूँ, तो हम एक दूसरे की चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। ये होता है मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज को यूनाइट करने में, ठीक है, खासकर कि लोगों को। तो सम ऑफ द मंगोल वर पैस्टलिस्ट, इनमें से कुछ मंगोल जो थे, देखो मंगोल ट्राइब मैंने क्या कहा कि ये डाइवर्स बॉडी थी, इन डाइवर्स बॉडी में से कुछ लोग क्या थे, पैस्टलिस्ट थे, यानी कि जो पशुपालन किया करते थे। एंड अदर वर वाइल द हंटर गैदर्स, और दूसरे क्या थे, जो कि हंटर और गैदरर्स थे, राइट। वाइल अदर्स वर हंटर और गैदर, मतलब शिकार वगैरह किया करते थे, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे। दो चीज बताई है मैंने, कौन कौन सी, एक तो पैस्टलिस्ट थे यानी कि पशुपालन किया करते थे, तो दूसरे कौन थे, हंटर और गैदरर थे। क्लियर होगी बात, ठीक है। द पैस्टलिस्ट टेंडेड हॉर्सेस, अब ये जो पैस्टलिस्ट थे, जो पशुपालन किया करते थे, वो किस किस तरह के उनके पास में जो है वो कैटल्स थे, तो हॉर्सेस, शीप्स एंड द कैटल्स, गॉट एंड द कैमल। तो ये जो है पशुओं को वो क्या करते थे, ये डोमेस्टिक करते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन इन्हीं उनकी होती थी, पशुओं की होती थी। तो ये पशु उनके पास होते थे, कौन, ये जो पैस्टलिस्ट थे, राइट। इसके अलावा दे लिव द नोमैडिक लाइफ, दे लिव्ड नोमैडिक लाइफ। अब ये जो लोग थे, कौन, ये जो पैस्टलिस्ट थे, ये एक नोमैडिक लाइफ लीड किया करते थे, मतलब कि जगह जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर। आपने कभी देखा होगा ना, रोड पे जो बड़ी बड़ी जो हॉर्न्स वाली, सींगों वाली जो गाय होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, एक दो आदमी राजस्थान के बड़े बड़े पगड़ी सी पहन के चलते हैं ना, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। तो वो लोग अपने साथ अपने पशुओं को लेकर चलते हैं ना, ग्रेजिंग कराने के लिए, मतलब राजस्थान से चलते हैं और उसके बाद दिन भर चलते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा चल लिया,
ऐसे एक्टिविटीज करते देखे होंगे ना। फिर जब रात हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है, तो वहीं पर वो स्टे कर लेते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं और वहीं पर अपना रात भर स्टे करते हैं और अर्ली मॉर्निंग फिर से अपना ट्रेवल स्टार्ट कर देते हैं। सेम ऐसे ही ये जो मंगोल पीपल थे ये क्या करते थे, दे लीव द नोमैडिक लाइफ, एक जगह से दूसरी जगह पर। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है घूमने वाली लाइफ, राइट। तो इन द स्टेपी ऑफ द सेंट्रल एशिया के स्टेपी एरियाज में, तो स्टेपी एरियाज वो होते हैं जो घास फूस वाले होते हैं, मतलब जो ग्रेजिंग के लायक हों, राइट। तो सेंट्रल एशिया के स्टेपी एरियाज में वो लोग घूमते रहते हैं। इन द टेक्ट ऑफ द लैंड इन द एरिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ द मंगोलिया। आज के टाइम में आप देख रहे हो ना मंगोल, अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्टेपी एरिया, देखो ग्रीनरी देख रहे हो ना, और यहीं पर ही ग्रेजिंग कराया करते थे। और मैंने कहा ना कि जैसे देखा होगा कि जो राजस्थान से चलते हैं या कहीं और से भी चलते हैं, अपना टेंट लगा लेते हैं, डार्कनेस होती है, इसी तरह का वो भी मंगोल जो होते थे वो भी टेंट लगा करके डार्कनेस हो जाती थी और वहीं पर रहा करते थे, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना उस टेंट को क्या कहते हैं जो वो बना करके और वहां रहा करते थे, थोड़े दिन वहां पर स्टे किया, फिर अपने टेंट वेंट उखाड़ करके फिर दूसरी जगह पर ले जाते थे। तो आपको वो हाउस का, उस टेंट का नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर, राइट। सो दिस वाज द मैजेस्टिक लैंडस्केप विद द हॉरिजन, रोलिंग प्लेन्स एंड रिंग्ड बाय द स्नो क्रैपर्स माउंटेन। अब ये वो एरिया था, ठीक है, सेंट्रल एशिया, जहां पर ये लोग जो है वो स्टेपी एरिया में अपने अपने पशुओं को लेकर जाते रहते थे। तो कई बार ऐसा भी वेदर होता था, क्लाइमेट होता था जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। कहीं और जा रहे हैं तो ऐसा भी होता था कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, आंधी तूफान बरसात ऐसा भी होता था जहां बहुत ज्यादा रेन होती है। तो ये हर उस वेदर से निकल कर आ चुके थे, हर उस वेदर को फेस कर चुके थे, जो कि जैसे एक सोल्जर को ट्रेन किया जाता है ना, मैंने कहा था ना कि सोल्जर को ट्रेन कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग पे उसको दे दे जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगर मान लो ठंड है बहुत ज्यादा और दुश्मन सामने से अटैक कर रहा है, तो कम से कम उसको ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है कि जितनी भरी ठंड हो, चाहे वो स्नोफॉल हो रही हो, वहां पर बर्फ गिर रही हो, फिर भी वो दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर सके। इस तरह से सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है। गर्मी में भी ट्रेन किया जाता है, पानी अगर भरा हुआ है तो वहां पर भी गड्ढों में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो नोमैडिक पीपल थे ना, अब इनको ऐसे तैयार किया जाएगा क्योंकि वो उस चीज के हैबिचुअल हो चुके थे, ट्रेंड हो चुके थे, राइट। उनकी बॉडी इस तरह के जो है क्लाइमेट को या वेदर को सह चुकी थी। तो दिस वाज द मैजेस्टिक लैंडस्केप विद वाइड हॉरिजन। तो ये एक ऐसा जहां पर वो लोग एम्पायर अपना क्रिएट करेंगे, तो ये वो ऐसा एरिया था जो हॉरिजन था, रोलिंग प्लेन से भी प्लेन वाला एरिया भी था, रिंग्ड बाय द चारों तरफ वहां पर माउंटेन्स थे और माउंटेन्स में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी, ठीक है, स्नोफॉल होती थी, कड़ाके की ठंड पड़ती थी, गोबी डेजर्ट था एंड द ड्रेन बाय द रिवर एंड द स्प्रिंग। तो ये इन जगहों से चीजों को निकाल कर ला चुके थे। तो अब इनकी बॉडी ना वैसे हो गई थी। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेपी एरिया है, ये टेंट बनाकर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, वो कहीं अगली जगह जाएंगे। तो ऐसी ऐसी जगहों पर भी गए जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, ठीक है, माउंटेनियर एरिया था सारा का सारा, ठीक है, कुछ प्लेन एरियाज भी थे, ठीक है, कुछ जो है वो डेजर्ट वाला भी था, एंड द ड्रेन रिवर्स, और कुछ रिवर्स वगैरह में भी के आसपास में भी रहे थे, एंड द स्प्रिंग। तो वहां पर स्प्रिंग का मतलब होता है कि जो बाहर वो जो ऋतु होती है, कौन सी, बसंत ऋतु होती है ना, जहां पर नई नई जो ग्रासेस होती हैं, तो वो नई नई ग्रासेस बनती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पर फूल फल लगने लग जाते हैं। तो हर तरीके के वेदर को उन्होंने फेस किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं। तो अब आप ये सोचोगे कि मैडम ये आपने सब कुछ बताया, तो ये कैसे पता चला कि पॉलिटिकल पावर के रूप में कैसे उभर कर सामने आए? क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। क्या कहा था मैंने कि ये जो नोमैडिक पीपल हैं, ठीक है, ये जो मंगोल्स पीपल हैं, ये उन चीजों के हैबिचुअल हो चुके थे। अब इन्हीं लोगों को आगे सोल्जर्स के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पक चुके थे उस काम में। अब इन्हीं से ही एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई जाएगी, और जो कौन बनाएगा, वो बनाएंगे कौन? चंगेज खान। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान ऐसा होगा जो उन लोगों को पॉलिटिकल पावर, चंगेज खान को मिल रही थी, लेकिन अपनी पॉलिटिकल पावर को वो कैसे आगे एक्सटेंड करेगा, इन्हीं लोगों की मदद से करेगा। लेकिन मंगोल ने, चंगेज खान ने उन लोगों को कैसे यूनाइट किया होगा, आगे उनको कैसे ट्रेन किया होगा, कैसे उन्होंने आर्मी बनाई होगी, यहां पर समझ रहे हैं,
ठीक है। तो गंगेज खान वॉज बोर्न, गंगेज खान कब बोर्न होते हैं? गंगेज खान बोर्न होता है 1162 सीई में, ठीक है, नियर द ओनन रिवर। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर के पास उनका जन्म हुआ था, तो ओनन रिवर के पास इन द नॉर्थ प्रेजेंट द मंगोलिया। मंगोलिया के एट प्रेजेंट, जो अब प्रेजेंट डे में मंगोलिया है ना, उसके नदर्न साइड में एक रिवर फ्लो किया करती थी जिसका नाम था ओनन रिवर, और वहां पर एक ट्राइब थी, उसमें उनका जन्म हुआ था। हिज ओरिजिनल नेम, उनका जो ओरिजिनल नेम था यानी कि बचपन का नाम था वो तिमुजिन था। ही वॉज द सन ऑफ द येगुसई, ठीक है। तो अब चंगेज खान के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चंगेज खान के जन्म से लेकर के और उनके पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में आने तक की बात को, सफर को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। हिज ओरिजिनल नेम वॉज तिमुजिन, ही वॉज द सन ऑफ द येगुसई, उनके फादर का नाम येगुसई था, द चीफन ऑफ द कियात क्लान, ठीक है। और ये कियात क्लान से बिलोंग करते थे, कियात ट्राइब से बिलोंग करते थे, और इनके पापा कियात क्लान के, कियात ट्राइब के हेड थे। बात समझ में आ गई? ये जो मंगोल्स थे ना, ये क्या करते थे, छोटे छोटे ट्राइब में रहते थे, और जो बड़ी बड़ी ट्राइब होती थी, ठीक है, उनके लोग ज्यादा होते थे, ठीक है, और उनके रिसोर्सेज ज्यादा होते थे। तो कुछ बड़ी ट्राइब होती थी, कुछ छोटी ट्राइब होती थी। तो उन बड़ी ट्राइब में से एक था कियात क्लान या कियात ट्राइब। उनके पापा येगुसई जो थे वो कियात ट्राइब के हेड थे। हिज फादर वॉज मर्डर बाय अ ट्राइब एट एन अर्ली एज। उनके पापा का मर्डर, छोटी छोटी ट्राइब थी, ठीक है, छोटी छोटी ट्राइब थी। अब ये ट्राइब क्या करती है, एक दूसरे से लड़ती रहती आए दिन, क्योंकि रिसोर्सेज जो थे ना, अब वो जहां पर रहेंगे, क्योंकि सारी ट्राइब रहती थी, जहां रहेंगे तो वहां के रिसोर्सेज जब कम होने लगते थे तो उनमें आपस में झगड़े होने लगते थे, ब्रेड को, रोटी को लेकर के, या किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर के। ये चीज उनको भी चाहिए, ये चीज उनको भी चाहिए, खास करके ग्रेन्स को लेकर के, अनाज को लेकर के उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे ट्राइब्स में। तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के चलते ना एक ट्राइब के हेड ने इनके पापा का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो इनके पापा का मर्डर कर दिया। और जैसे आप देखते होंगे ना कि मूवीज में क्या होता है कि अगर हीरो के सामने उनके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया जाता है तो एकदम वो अपने दिलो दिमाग में उसके पिक्चर जो होते हैं जैसे क्लिक करने वाली होती है, वो अपने यहाँ पर बिठा लेता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बदला लेने की उसमें होता है कि मैं उनसे बदला जरूर लूंगा जिन्हें मेरे अपने पापा को मारा है। सेम यही सिचुएशन, वही मूवी वाली सिचुएशन कुछ कुछ यहाँ पे चंगेज खान की तरफ हमें दिखाई दे रही है। तो हिज फादर वॉज मर्डर्ड बाय अ ट्राइब इट एट एन अर्ली एज। तो बहुत छोटा था कौन, चंगेज खान। तो उसकी छोटी सी एज में उसके पापा का मर्डर कर दिया जाता है। एंड हिज मदर, और उनकी मदर का नाम क्या था, एलन एके, ठीक है, रेज द तिमुजिन हिज ब्रदर। तो उनकी मदर जो थी अब वो विडो हो गई थी, तो किस तरीके से उन्होंने तिमुजिन, उनके ब्रदर और उनके स्टेप जो ब्रदर्स थे, उनको बड़े ही दिक्कतों से, मुश्किलों से उनको पाला पोसा। अब देखो चंगेज खान, अब ये बोलोगे स्टेप ब्रदर, अब ये जो होते थे ना ट्राइब्स के जो हेड होते थे वो बहुत बहुत सारी शादियां कर लिया करते थे, एक से ज्यादा शादियां किया करते थे, तो बच्चे भी हो जाते थे। तो ऐसे ही जो चंगेज खान के फादर थे, ठीक है, यसुगई, उन्होंने भी 2-3 शादियां की हुई थी। और उन्हीं में से एक जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था ओलन एके, जो कि चंगेज खान की मदर थी। तो और भी रानियां थी, और भी उनकी जो उनकी स्टेप मदर थी। तो उनकी स्टेप मदर से जो बच्चे थे, उनके स्टेप ब्रदर थे, उनको भी चंगेज खान की मदर ने, ओलन एके ने ही उनको बड़ी मुश्किलों से जो है वो पाला पोसा। हालांकि पुअर्टी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत ही मुश्किलों से चंगेज खान को, उनके ब्रदर्स को और उनके स्टेप ब्रदर्स को बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने नर्चर किया था। चंगेज खान फेस द मेनी प्रॉब्लम्स। इस चंगेज खान को बचपन से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, क्योंकि देखो बचपन में ही उनके पापा का मर्डर कर दिया गया, ठीक है। मम्मी बहुत मुश्किल से किसी के घरों में काम करके, बहुत ज्यादा हार्डशिप करके, और किस तरह से उनको उनकी फैमिली को नर्चर किया करती थी, पेट पाला करती थी, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और जो चीज चंगेज खान को बचपन में चाहिए थी, ठीक है, जैसे एक बच्चे को जब नर्चर किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, तो उसको हर सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं उनके पेरेंट्स, है ना। गलत तो नहीं कह रही हूँ। ऐसे ही अब पापा तो थे नहीं, तो मम्मी जितना बेचारी कर सकती थी उन्होंने किया। तो वो चीजें, उन चीजों, जो चंगेज खान था वो उन चीजों को फेस कर रहा था, वो उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था कि यार बाकी के ऐसे हैं तो मुझे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो चीज उनको नहीं मिल रही थी, राइट। तो तिमुजिन वाज कैप्चर एंड द एनस्लेव फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। तो तिमुजिन को क्या किया गया,
तिमुजिन को भी कैप्चर कर लिया गया, ठीक है, और उनको भी क्या बोला गया कि उनको कैप्चर का मतलब होता है उनको अगवा कर लिया गया, ठीक है, उनको किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद फिर उनको काफी सालों तक काम कराते, लेकिन चंगेज खान बहुत थोड़ा सा दिमाग का तेज था, तो किसी तरीके से ये जहां पर कैद हो रखा था और जहां इनसे काम करवाए जाते थे वहां किसी तरह से भाग निकलता है, ठीक है, तो उनके चंगुल से भाग निकलता है। अब उसके मन में जो एक दुश्मनी की जो एक वो थी ना फीलिंग थी, वो और ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है कि किस तरीके से पहले उनके पापा का मर्डर देखा, ठीक है, उसके बाद फिर उसकी मम्मी ने किस तरह से हार्डशिप करके स्ट्रगल करने के बाद उनके भाइयों को पाला पोसा चंगेज खान के साथ में, अब फिर उसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके दूसरे लोग इसे काम करा रहे, जबरदस्ती काम करा रहे, काम नहीं करता था तो इनको मारा पीटा जाता था, खाने के लिए कम दिया जाता था। अब ये सारी चीजों को फेस कर रहे हैं ना, अब आप ये सोचो सरकमस्टांसेस ऐसे होंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, खुद सोचो जरा। क्या वो बहुत हीरो बनेगा, क्या वो बहुत ही नरम दिल वाला बनेगा, या फिर वो एग्रेसिव बनेगा, या फिर उसके मन में जो इंतकाम की आग होगी वो ज्यादा भड़केगी। जाहिर सी बात है कि उसके मन में जो वो एक नेगेटिव थिंकिंग है वो आती चली जाएगी कि यार ऐसा क्यों है, मैं इस चीज का जरूर से बदला लूंगा और पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा जिसने मेरे को दुख दिया है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पर क्या करेंगे, लाइफ एंड द करियर ऑफ द चंगेज खान। तो सून आफ्टर हिज मैरिज, तो जल्दी जब वो वहां से चुंगुल से छुटकर जब बाहर आ जाता है तो अपनी मदर से मिलता है, थोड़ी देर मदर के साथ रहता है और अपना ट्राइब्स को देखता है, तो जल्दी ही छोटे से एज में ही इसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। हिज वाइफ, इसकी जो वाइफ का नाम था बोरते, ठीक है, वाज किडनैप। और तो और देखो अब क्या बोलते हैं कि टाइम की मार देखो, इनको किडनैप किया, ठीक है, ये चुंगल से छुटकर बाहर आ गया, फिर थोड़े दिन ठीक ठाक से रहा, फिर इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद इनकी पत्नी को भी अगवा कर लिया जाता है, उसको भी किडनैप कर दिया जाता है। किसको? बोरते को, जो अपनी जी जान से चाहता था उसको, ठीक है, तो अब उसको भी किडनैप कर लिया जाता है। अब किडनैप करने के बाद अब तो उन्होंने क्या सोच लिया, चंगेज खान ने सोच लिया कि यार अब तो जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से अब जो है बहुत हो गया, बहुत मैंने सह लिया है, अब मैं नहीं सहूंगा। अब धीरे धीरे वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठानी स्टार्ट कर देता है। पहले नहीं उठाता था, पहले थोड़ा ठीक है भोला बाला था, थोड़ा सा इनोसेंट था, तो धीरे धीरे सिचुएशन ने उसको इस तरह का बना दिया कि अब वो अपने खिलाफ कोई अत्याचार होते नहीं देख सकता था। तो जब इसकी वाइफ को किडनैप किया गया तो एंड ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और उसको छुड़ाने के लिए अब उसने फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, लोगों से झगड़ा जो है वो स्टार्ट कर दिया था करना, और इस तरीके से वो झगड़ा करते 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 छोटी छोटी ट्राइब्स को जीतना शुरू कर देता है। अब जैसे एक ट्राइब को जीता, ठीक है, उसने अपनी वाइफ को वहां से छुड़ा दिया, अब वो ट्राइब जीत ली, तो अब उसकी जो ट्राइब थी वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी, तो उसको एक टाइम आएगा जब उसको ट्राइब का हेड बना दिया जाएगा। अब हेड बना दिया जाएगा तो वो हेड तो अपनी तरीके से काम करेगा, अब वो हेड बाकी के एक दो लोगों के साथ मिल करके दूसरे ट्राइब पर अटैक करेगा और धीरे धीरे छोटी छोटी हर ट्राइब को जीत करके अब वो बड़ी सी अपनी ट्राइब बना लेगा, बड़ा सा अपना किंगडम यानी कि राज्य बना लेगा। ड्यूरिंग दीज ईयर द हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक द इंपॉर्टेंट फ्रेंड। अब ये जो इसका स्ट्रगल था, जो इसकी जो स्ट्रगल वाली जर्नी थी, इस जर्नी में उसके काफी सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं, ठीक है, ठीक है। द यंग बोरगुचू वॉज द फर्स्ट एलाई एंड द, तो उसका जो पहला दोस्त बनता है उसका नाम था बोरगुचू एंड रिमेन ए ट्रस्टेड फ्रेंड, ठीक है, अ ट्रस्टेड फ्रेंड, और उसका फ्रेंड भी बना, मतलब ट्रस्ट जिस पर बहुत आंख बंद करके जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है, वो कौन थे? जामुका। जामुका हिज ब्लड ब्रदर। जामुका कौन था बच्चे? ये तो ठीक है फ्रेंड था, ठीक है, जामुका कौन था? जामुका उसका रियल ब्रदर था, ब्लड ब्रदर था, वाज अनदर, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? एक तो बोरगुचू था और दूसरा क्या था? जामुका। ये दो इसके फास्ट फ्रेंड बनते हैं, और जो जामुका था वो उसका ब्रदर भी था, ब्लड ब्रदर भी था, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? अलग अलग ट्राइब को जीतना स्टार्ट कर देते हैं। तिमुजिन बिकम अ डोमिनेंट पर्सनालिटी। तिमुजिन था वो क्या था? एक डोमिनेट पर्सनालिटी था, मतलब वो अपने ऊपर कोई किसी चीज का ना, कहते हैं ना कि कोई बॉस होता है, बॉस का रूल मानना होता है, वो इस तरह का नेचर का नहीं था। वो चाहता था कि मैं खुद अपने उसूलों पर, मैं खुद अपने प्रिंसिपल्स बनाऊं, खुद अपने रूल्स बनाऊं और उसके अकॉर्डिंग चलूं, मुझे किसी के रूल पसंद नहीं है। तो इस तरह के नेचर का था। जामुका हिज ब्रदर वाज अनदर।
और तिमुजिन बिकेम द डोमिनेंट पर्सनालिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपी लैंड्स। तो स्टेपी लैंड में जो एरिया जो रहते थे, ठीक है, जो ट्राइब रहती थी जिसका वो हेड बनाया गया, तो अपने ऊपर ना किसी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना इस नेचर का नहीं था, तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी, डोमिनेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अ पोजीशन जो उसकी अब हेड की पोजीशन थी, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेंबली ऑफ द मंगोल चीफन्स। ठीक है, अब धीरे धीरे वो ना सिर्फ वो अपनी ट्राइब का हेड बनेगा, बल्कि छोटी छोटी ट्राइब को जीत करके एक वो बहुत बड़ी सी ट्राइब बना लेगा, एक बहुत बड़ा सा किंगडम बना लेगा। अब वो बन गया क्या? रूलर। ठीक है, तो मंगोल चीफन्स बन जाता है, मंगोल्स का हेड बन जाता है, चीफ बन जाता है मंगोल्स का। वेयर ही वॉज प्रोक्लेम्ड द ग्रेट, जहां पर उसको बोल दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है दैट ग्रेट खान की टाइटल उनको दी जाती है ऑफ द मंगोल्स। मंगोल्स में ग्रेट खान जो सबसे ग्रेट रूलर है वो है चंगेज खान। तिमुजिन से हटा करके अब इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम रख दिया गया चंगेज खान, विद द टाइटल ऑफ गेंगीज खान द ओशनिक खान। एक समुद्र, मतलब समुद्र का राजा, जो तीनों जो है लोगों का राजा है, पृथ्वी पर इनके जैसा कोई भी राजा नहीं। इस तरह की टाइटल उनको दी गई, मतलब इसके कंपैरेटिवली किसी और चीजों को या किसी और रूलर को इस तरह की टाइटल नहीं दी गई थी। और इनको यूनिवर्स रूलर भी कहा जाता है। इस यूनिवर्स में ही सारी चीजें आ जाती है। यूनिवर्स रूलर का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का रूलर, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, पूरे कह सकते हो कि पृथ्वी पर इनके जैसा कोई भी रूलर नहीं है। इस तरह की टाइटल जो थी वो तिमुजिन को दी गई थी। अब तिमुजिन जो है वो तिमुजिन ना बन करके अब वो ग्रेट खान या फिर चंगेज खान के नाम से जाना जाने लगा। राइट बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। हिज कंक्वेस्ट का मतलब होता है कि कौन कौन से एरियाज को उसने जीता। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, चाइना, ट्रांस ऑक्सोनिया, ठीक है, ख्वारिज्म और समरकंद और द हारत और फिर है अजरबैजान, रशिया, बिटवीन द। तो 1219 से लेकर के 1222, देख रहे हो, सिर्फ मात्र कितने साल? 19, 20, 21, 22, मात्र 4 साल में इतने सारे आसपास के एरिया को उसने जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हिज फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न वाज टू कन्क्वायर। उसका सबसे पहला जो कन्क्वायर करने वाला एरिया था वो क्या था? चाइना। ठीक है, डिवाइडेड एट हिज इनटू द 3। देखो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देखो यहाँ जो था ना ये क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर तो नहीं करते थे, एग्रीकल्चर चाइना में ज्यादा होती थी। अब इनको खाने के लिए डिपेंड होना पड़ता था एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर ज्यादा चाइना में होती थी। तो चाइना से ही ये लोग क्या कराते थे? ग्रेन्स को इंपोर्ट करवाते थे, अनाज को इंपोर्ट करवाते थे। ठीक है, अब इनकी जो डीलिंग थी, ठीक है, चाइना के साथ में, चाइना ने देखा कि बार बार अगर मना करने पर उनके पास नहीं होता था, कोई कमी पड़ जाती थी, तो ये लोग उन पर अटैक कर देते थे। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो चाइना ने क्या किया? बार बार इनसे अटैक से बचने के लिए चाइना वॉल क्रिएट कर दी कि मैं चाइना वॉल क्रिएट कर देता हूं ताकि मंगोल्स का जो बार बार यहां पर आना जाना है वो रुक जाए। ठीक है ना? तो the first concern was to conquer the China, divided at his time into the 3 realms, that is Hassia dynasty in the northwest। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? divided at this time into the 3 realms। तो चाइना उसमें बताया जाता है कि उसके 3 realms बनाए जाते हैं, 3 पार्ट, 3 फेसेस बनाए जाते हैं। एक था हासिया, तो कहां पर था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। चिन डायनेस्टी रूल इन द नॉर्थ चाइना, मतलब चाइना में जो है वो अलग अलग तरह की डायनेस्टीज रूल किया करती थी। तो अगर मैं बात करूं चाइना के नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में जैसे आप ये समझ लिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। इसी तरह से इसकी कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि सब डायरेक्शंस होती हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, इसको साउथ ईस्ट कहा जाएगा, इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, यानी कि चाइना के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इस वाले पार्ट में चाइना है ये। ठीक है, ये चाइना आप मान लीजिए। तो चाइना के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कौन? हसिया डायनेस्टी रूल किया करती थी। चिन डायनेस्टी रूल द नॉर्थ चाइना, और इस नॉर्थ में कौन सी? चिन डायनेस्टी रूल किया करती थी। नॉर्थ में कौन सी बच्चे? चिन डायनेस्टी। ठीक है, चिन डायनेस्टी रूल किया करती थी। राइट, एंड शुंग डायनेस्टी इन द साउथ चाइना, और शुंग डायनेस्टी कहां पर रूल किया करती थी? साउथ चाइना में। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो साउथ में इस वाले पार्ट पर कौन? शुंग। ठीक है, ये कौन? शुंग डायनेस्टी। समझ में आ गई? फिर से सुनो,
नॉर्थ वेस्ट में कौन सी, हसी हसिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में हसी हसिया रूल किया करती थी, राइट। और उसके बाद आपका अगर बात करो किसकी, नॉर्थ की, तो नॉर्थ में ये जो आपका कौन सा, चिन डायनेस्टी, तो चिन डायनेस्टी रूल किया करती थी और नॉर्थ में शुंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो ये पूरा का पूरा जो चाइना का पार्ट था, चाइना जो कंट्री थी, उस पर इतनी इतनी डायरेक्शंस में ये रूल किया करते थे। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अब 1209 की। द हसी हसिया वर डिफीटेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो हसी हसिया जो है वो क्या कर दिया गया, हसी हसिया के वाले किंगडम को है हरा दिया गया। तो हसी हसिया के रूलर हरा दिए गए मंगोल्स के द्वारा, और इन्होंने क्या किया, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्रिएट कर दी, वाज ब्रिज्ड द 1213। तो ग्रेट वॉल के क्रिएट करने के बाद मंगोल्स का जो बार बार इनका इन्वेजन करना था ना, इन्वेड करना था, मतलब आक्रमण करना था, आक्रमण करने के बाद इसको जो है नुकसान पहुंचाती थी, तो काफी बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो बार बार वो चीजों को रीबिल्ड किया करते थे और बार बार मंगोल्स आकर के उनको नुकसान पहुंचाते थे। मना करने पर किसी काम पर फिर से मंगोल्स उन पर अटैक करते थे, तो बहुत परेशान हो गए थे। इस वजह से क्या किया गया, चाइना वॉल को क्रिएट किया गया। आफ्टर दैट अ लॉन्ग टाइम आउट द बैटल अगेंस्ट द चाइना कंटिन्यू टिल, और फिर 1213 से लेकर के 1234 तक चाइना को बार बार अटैक किया जाता है, जिससे कि चाइना की जो पावर थी वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। अब देखो बार बार फ्रीक्वेंसी में अगर अटैक होंगे, बैटल्स होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि शक्ति थोड़ी सी, पावर जो है वो डाउन होने लगेगी। एंड बट गेंगीज खान वॉज सेटिस्फाइड इनफ विद द प्रोग्रेस विद हिज कैंपिंग टू रिटर्न हिज मंगोलिया। लेकिन क्या था कि गेंगीज खान अपनी इस बात से जो है सेटिस्फाई था कि उन्होंने जो भी कैंपिंग स्टार्ट करी अपनी आर्मी के साथ में, हर कैंपिंग में वो जीत कर आया था। चाहे वो जो भी कैंपिंग था, जो भी उसके रास्ते में जो भी एरिया आता था, सबको तहस नहस करते हुए चला जाता था। इतना ज्यादा क्रूल था ये चंगेज खान, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा क्या है, ये एक ट्रांसऑक्सोनिया, अभी हमने किया था ना, ये पूरा पढ़ा था, ठीक है, कि किन किन उसने चीजों को, कौन कौन से एरिया को उसने अटैक करके जीता था, ठीक है। तो सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्लियर। चलिए, तो ये है ट्रांसऑक्सोनिया, ठीक है, ये है फरगना। तो इन जगहों को मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये चंगेज खान ने जीत लिए थे, ठीक है, कंक्वायर कर लिए थे, राइट। उसके बाद समरकंद, ये भी जीत लिया था, समरकंद भी जीत लिया था, ठीक है। और इसके बाद क्या था, हिंदू कुश था, बर्धमान था, उसके बाद शैश था, और क्या था, कुशमन, ये था आपका खुरासान, ठीक है। तो खुरासान ये आपका फरियाद हो गया, ठीक है। तो फरियाब, इतनी सारी जगह, अब ये जितनी जितनी जगह पर, यानी कि जो मेन जो दिखाई गई है, जो अभी हमने पीछे बढ़ा, इतनी जगहों के साथ साथ में ये जो जहां पर भी डॉटेड वाले पोर्शन देख रहे हैं ना, सारा का सारा ये चंगेज खान ने कंक्वेस्ट कर लिया था और अपना इतना बड़ा सा एम्पायर क्रिएट कर लिया था, जो कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था, क्लियर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चले तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि लाइफ एंड द करियर ऑफ द गेंगीज खान। व्हाई डिड गेंगीज खान रिटर्न मंगोलिया विदाउट टचिंग इंडिया। देखो, मंगोलिया पहुंचने से पहले क्यों गेंगीज खान ने, क्योंकि ये जो था इंडिया से होकर गुजरता था। तो ये देख रहे हो, ये इसको इस पर पढ़ते हैं पहले, ठीक है। ये जो निशापुर था, निशापुर एक ऐसा एरिया था कि निशापुर में क्या किया गया, जैसे चंगेज खान के जो डिसेंडेंट थे, ठीक है, चंगेज खान के बेटे भी हो गए थे क्योंकि शादी हो गई थी, ठीक है, बच्चे भी हो गए थे। तो चंगेज खान ने अपने जो ग्रैंड सन था, ठीक है, वो किसी दूसरे राजा के पास भेजा, यानी कि निशापुर के राजा के पास, कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए, या फिर वो अपने आप आया था। देखो अभी तक ये मिस्ट्री है, अभी तक बताया नहीं गया, खुलासा नहीं किया गया इसका। तो निशापुर के रूलर के पास जाते हैं कोई भी मैसेज करने के लिए, निशापुर के रूलर्स ने उसको मना किया, उसको थ्रेट किया, वट जो भी किया। तो रास्ते में जब वो वापस आ रहा होता है, गेंगीज खान का ग्रैंडसन वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब मर्डर किसने किया, कैसे किया, नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसे ही गेंगीज खान को पता चलता है कि वो वहां गया था निशापुर के राजा से मिलने के लिए, और जैसे वहां से वापस आ रहा था, तब जाकर उस पर अटैक कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। गेंगीज खान ने सोचा कि ये मर्डर उसी ने करवाया है। तो जब उसको पता चला, तो अपनी आर्मी को लेकर के गेंगीज खान निशापुर की तरफ कूच कर जाता है,
ठीक है। और पूरे निशापुर को एक एक एनिमल को, इंसानों को, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ नहीं बचा था उसमें। इतना ज्यादा क्रूल था कि एक जरा सी छोटी सी, मतलब उनके पोते का मर्डर कर दिया गया, उनके ग्रैंडसन का मर्डर कर दिया गया, तो पूरे निशापुर को उन्होंने तहस नहस कर दिया था। अब ये इतना क्रूल राजा था, इतना क्रूल रूलर था कि क्या होगा कि अगर वो, ठीक है, मंगोलिया वापस लौट रहा था, अभी हमने किया ना कि वो मंगोलिया वापस लौट रहा, लेकिन इतना वो सेटिस्फाइड था कि उन्होंने जहां जहां पर अटैक किया वो सारी चीजें, वो सारे के सारे एरियाज उनके हो गए, कन्क्वेस्ट कर लिया उसको और वापस अपने मंगोलिया आ गया। तो मंगोलिया, ठीक है, वो जब जा रहा था तो उसने इंडिया को क्यों कन्क्वेस्ट नहीं किया, उसको इंडिया को छेड़ा तक नहीं, क्यों, रीजन क्या था? अब इसकी कनेक्टिविटी लेकर कहां से चलते हैं हम? निशापुर के रूलर से, ठीक है। तो जब पता चला निशापुर के रूलर को कि गेंगीज खान ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो पता चला, तो उससे पहले, गेंगीज खान के पहुंचने से पहले वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, और भाग करके वो इंडिया आ जाता है ना। तो भाग करके इंडिया आ गया वो। अब गेंगीज खान को पता चला कि वो जो निशापुर का रूलर था वो इंडिया आ गया है और इंडिया में छुपा हुआ है। इंडिया में उस टाइम कौन रूल कर रहा था? इंडिया में उस टाइम दिल्ली सल्तनत के जो इल्तुतमिश है, ठीक है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इंडिया पर रूल कर रहा था, दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था। तो इल्तुतमिश को वार्न किया गया कि देखो, या तो तुम हमें वो राजा ढूंढ कर दे दो, नहीं तो फिर मैं इंडिया पर अटैक करूंगा और इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब इल्तुतमिश को क्या होने लगी? थोड़ी सी घबराहट होने लगी, वो तो डर गया पूरी तरीके से, क्योंकि गेंगीज खान बहुत ही क्रूर रूलर था, अगर वो अटैक कर देता तो पूरे इंडिया को नष्ट कर देता। तो इल्तुतमिश ने रातों रात अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को, अपने मैसेंजर को रातों रात भगाया, दौड़ाया, ढूंढ के लाओ जहां पर भी है वो। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो निशापुर का रूलर उनको मिल गया, इल्तुतमिश को मिल गया, और गेंगीज खान को हैंडओवर कर देता है। गेंगीज खान ने हैंडओवर करने से पहले इल्तुतमिश को क्या बताया था? एक कंडीशन रखी कि देखो, अगर तुमने इल्तुतमिश ने अगर तुमने मुझे ढूंढ कर दे दिया वो राजा, तो मैं इंडिया को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और बिना टच किए मैं चला जाऊंगा अपने मंगोलिया। लेकिन अगर तुमने उस राजा को मुझे ढूंढ कर नहीं दिया तो फिर मैं इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब लाख लाख शुक्र है कि वो राजा मिल जाता है, रूलर मिल जाता है, उसको हैंडओवर कर देता है, और इस तरीके से वो अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मंगोलिया वापस लौटा। एक तो ये था। दूसरा ये था कि ये जो गेंगीज खान था ये बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस था, है ना, अंधविश्वासी बहुत था। तो इनके जो भी एडवाइजर थे, ठीक है, जिनकी ये मानता था, तो उन्होंने कहा कि इंडिया तुम्हारे लिए ना शुभ नहीं होगा, लकी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अगर तुमने इंडिया पर अटैक करके, ठीक है, उसको जीत पे लिया, तो इस इंडिया की वजह से ना तुम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाओगे, राइट। अब सुपरस्टिशन तो था ही, अंधविश्वासी तो था ही, दो रीजन इसके माने जाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने इंडिया पर अटैक नहीं किया। अच्छी लगी स्टोरी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एट द बैंक ऑफ द इंदस, तो क्यों नहीं किया? देखो ये क्या कह रहा है, सोच रहा है बच्चा। एट द बैंक ऑफ द Indus river, Genghis Khan considered the returning to Mongolia through the North India and the Assam. नॉर्थ इंडिया के असम से गुजरते हुए वो मंगोलिया वापस लौटता है, but the heat and the natural habit and it the portents the reported by his shaman. तो उनका जो एडवाइजर था, मैंने कहा था ना, उसकी बहुत मानता था ये, ठीक है। तो इनके जो शमन थे उनकी एडवाइस पर कि तुम्हारे लिए इंडिया लकी नहीं है, और उनकी एडवाइस पर वो क्या करता है, अपना माइंड चेंज कर लेता है और वापस चला जाता है। फिर गेंगीज खान की डेथ होती है 1227 में, क्लियर। और फिर उनके जो सक्सेसर थे वो आकर फिर बाद में उस पर रूल करने लगते हैं, ठीक है। अब क्या है हिज अचीवमेंट, यानी गेंगीज खान की अचीवमेंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हिज एबिलिटी टू इनोवेट एंड द ट्रांसफर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टेपी combat into the extremely effective the military strategies was the most important reason behind the astounding, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सक्सेस। इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि चंगेज खान की आर्मी में बनाए हुए रूल, पंक्चुअलिटी, ठीक है, एक तरह से उनको इतना अच्छे से ट्रेन किया गया, ठीक है। इसकी वजह से गेंगीज खान ने अपनी आर्मी की वजह से इतने सारे एरियाज को कन्क्वेस्ट किया, ठीक है, इतने सारे एरिया को कन्क्वेस्ट किया, और यही उसकी सफलता का, उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। कहते हैं ना, सक्सेस की बहुत खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। अब आप सोचोगे कि चंगेज खान ने क्या मेहनत करी थी? बिल्कुल मेहनत करी थी। आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, अपनी इतनी बड़ी आर्मी बनाई थी, उनको ट्रेन किया था, उसके लिए रूल बनाए थे, ट्रेन करने के लिए हर तरीके से उनको सुविधाएं दी गई। मेहनत तो करी थी ना, इन्हीं की गाइडेंस में ही तो सारी चीजें हो रही थी ना।
तो सक्सेस की बहुत खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हो तो मेहनत करो, खूब मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको, राइट। अब करते हैं ऑर्गेनाइज्ड अ आर्मी। किस तरह से अपनी आर्मी ऑर्गेनाइज करी? ही मेड अ ग्रेट, ठीक है, उसने क्या किया? ही मेड अ ग्रेट एफर्ट टू ऑर्गेनाइज द आर्मी। तो सक्सेस कैसे मिली उसको? आर्मी की वजह से। आर्मी को उसने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, इतने एफर्ट डाले, इतना इतना कठिन काम किया, कड़ी परिश्रम की उसमें, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाए, ठीक है, मेंटेन इन द आर्मी, ही इम्प्रूव्ड द एंड द रिकंस्ट्रक्टेड दैट द आर्मी टू बी ब्लेंड द टिपिकल स्किल ऑफ द ट्राइब विद द आर्मी। ये वही ट्राइब के लोग होंगे जो मैंने अभी बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था कि लोग अलग अलग जो है वो वेदर को फेस करके आ चुके होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी बॉडी उसी तरह से अडप्ट हो गई होगी। द हॉर्स राइडिंग स्किल ऑफ द मंगोल्स एंड द तुर्क प्रोवाइड द स्पीड एंड द मोबिलिटी टू द आर्मी। जो इनके हॉर्स राइडर थे ना, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते थे, बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, पलक झपकते यहाँ पलक झपकते ही वो उस पार हो जाते थे, राइट। एंड स्किल ऑफ द मंगोल्स एंड द तुर्क जो थे प्रोवाइडेड द स्पीड। अब ये जो तुर्क थे ना, तो इनके जो ये वहां से हॉर्सेस को इम्प्रूव वो करवाते थे, इंपोर्ट करवाते थे, तो वो अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के हॉर्सेस होते थे जिनको ट्रेन किया जाता था और साथ साथ में हॉर्स राइडर को भी ट्रेन किया जाता था, जिनकी वजह से उनकी आर्मी जो है वो इतनी स्ट्रांग बनी थी, राइट। नेक्स्ट आता है हिज अचीवमेंट में रिगोरियस ट्रेनिंग एंड द प्रिपरेशन। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? देखो, द स्टेपी कैवलरी हैड ऑलवेज ट्रेवल लाइट एंड द मूव्ड क्विकली। स्टेपी कैवलरी, अभी इनको स्टेपी कैवलरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टेपी एरियाज में रहे थे, ये वही सोल्जर थे जो कि ट्राइब से निकल कर आए थे, इसलिए इनको क्या कहा गया था? स्टेपी कैवलरी कहा गया था। तो कैवलरी का मतलब होता है जो पैदल यात्री होते हैं, ठीक है, सैनिक होते हैं। एंड ऑलवेज ट्रेवल लाइट एंड मूव्ड क्विकली बट नाउ इट बॉट ऑल इट्स नॉलेज ऑफ द टेरेनियन, ठीक है, दे कैरिड। लेकिन अब धीरे धीरे उनको वो नॉलेज होने लगी थी किस तरह से उनको सिचुएशन को फेस करना है, सामने से अगर कोई दुश्मन आ जाता है किस तरह से वो टैकल करना है, सारी ट्रेनिंग दी गई थी अच्छी तरीके से। सो दे कैरिड आउट द कैंपिंग इन द डेप्थ ऑफ द विंटर। ऐसी ट्रेनिंग देता था उनको, डेप्थ विंटर, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती थी, राइट। ट्रीटिंग द फ्रोजन रिवर, आइसी वाटर होता था, आइसी वाटर, बर्फीला पानी, खड़े होकर के उसमें उस तरह से ट्रेनिंग दिया करता था कि अगर तुम्हें पानी में भी कूदना पड़े ना, ठंडे पानी में, आइसी वाटर में भी अगर तुम्हें जंप लगाना पड़े और फिर तुम्हें दुश्मन का मुकाबला करना पड़े तो तुम करोगे उसको, कैसे करोगे, इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी। आफ्टर दैट एज द हाईवे टू एनिमी सिटीज एंड द कैंप्स, ठीक है, और उसके बाद एज द हाईवे टू एनिमी सिटीज एंड द कैंप, और सिटीज में फिर कैंप्स वगैरह लगाए जाते थे इसकी ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनर होते थे ना, वो पहले से ही स्किल्ड होते थे और जब उनके साथ में जब वो उनको वो कराया करते थे, ट्रेनिंग कराया करते थे, तो वो खुद से एक्सपीरियंस कराते थे, तब जाकर वो आर्मी उनकी इतनी स्ट्रांग बनी थी। ही लर्न टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीज, वो जानता था कि सीज करने का, कन्क्वायर करने का कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कि अगर वो किसी, मतलब कोई भी राजा हो गया, कोई भी रूलर हो गया, अगर वो एक अपने स्टेट के अलावा अगर वो किसी दूसरे एरिया को, किसी दूसरे स्टेट को कन्क्वायर करती है, वो तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट कैसे रहेगा कि उस एरिया में पर्टिकुलर जितने भी मिनरल्स होंगे, माइंस होंगी, जो भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो सारे के सारे उस राजा के पास आ जाएंगे जो कन्क्वायर करने जा रहा है उसको, ठीक है। वहां के लोग, वहां की पॉपुलेशन सारी उसकी बन जाएगी, सोल्जर्स और ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब फायदा ही फायदा है, ठीक है ना। इस तरह से उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नेक्स्ट आता है द मंगोस आफ्टर द गेंगिस खान। तो ये पूरा का पूरा क्या था बच्चे? ये पूरा का पूरा गेंगिस खान का एम्पायर था, ठीक है, जो आज के प्रेजेंट टाइम में इसको क्या बोला जाता है? मंगोलिया, राइट। तो मंगोलिया, ये पूरा का पूरा जो पार्ट देख रहे हो, ये सारा चंगेज खान ने इतना बड़ा अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया था। क्लियर बच्चा? चलिए, तो द मंगोस आफ्टर द गेंगिस खान, तो सबसे पहले गेंगिस खान था, ठीक है, और डाइड ना 18 अगस्त, ठीक है, डेट भी दी हुई है 18 अगस्त 1227 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन टू द कैस्पियन सी, इतना बड़ा साम्राज्य उसने क्रिएट किया था, एम्पायर इतना बड़ा बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, इसके जो डिसेंडेंट थे या इसके जो सक्सेसर थे, जोची, ठीक है, चकदई, ठीक है, ओगुदई, और क्या था, तुलई। ये इसके 4 बेटे थे। फिर से सुनो, 4 बेटों के नाम। अगर देखो, हर बार वैसे क्वेश्चन आपका यही आता है, पीवाईक्यू उठाकर देख लेना, गेंगिस खान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गेंगिस खान, ठीक है। गेंगिस खान की पॉलिटिकल
पावर के बारे में पूछा जाता है, उसकी आर्मी के कैंपिंग के बारे में पूछा जाता है। तो अगर गेंगीज खान के बारे में अगर तुम्हें लिखना है ना, तो गेंगीज खान के बचपन से लेकर के सारे उसकी डेथ तक सारी चीजें लिख दोगे। बाद में थोड़ा सा टच जो है बाद में उनके सक्सेस का भी दे सकते हो, लिख सकते हो उसके। तो 4 बेटे थे, जोची, चकदई, ओगुदई और फिर तुलई। ये चकदई वही होंगे जो बाबर की तरफ से होंगे, मतलब बाबर जिस फादर की साइड से था ना, तो चकदई तुर्क उनको भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये उसकी तरफ से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो चकदई मैंने बताया था ना फादर, जो 1 मिनट बचे, ये जो चकदई होंगे ना, मैंने क्या बताया था कि जो बाबर की मदर थी ना, फादर तो ठीक है मंगोल उससे थे, लेकिन जो इसकी मम्मी थी, किसकी, बाबर की जो मम्मी थी ना, वो मदर जो थी वो चंगेज खान की क्या थी, 13वीं संतान थी। और फिर 14वीं संतान कौन होता है, बाबर होता है। तो उसको चकदई तुर्क भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चंगेज खान का ब्लड भी उसके अंदर था, क्योंकि वो उनकी ही वंशज थी, राइट। अब क्या करते हैं, मंगोल्स का एक्सपेंशन हम करते हैं, ठीक है, कि चंगेज खान की डेथ के बाद मंगोल्स ने यानी कि उनके सक्सेसर ने किस तरह से उनको एक्सपेंड किया अपने एरिया को। तो फर्स्ट फेज, इसके 2 फेजेस में बांटा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज था 1236, तो देखो 1227 में चंगेज खान की डेथ हो गई थी। अब उसके बाद क्या, उसके बाद जो भी उसके सक्सेसर आएंगे ना, जो रूल करने लग जाएंगे, तो उसको 2 फेज में बांटा जाएगा। एक फेज था आपका कौन सा, 1236 से 1242, और दूसरा फेज होगा 1225 से लेकर 1300 तक का, ठीक है। तो ये 2 फेजेस बनाए जाएंगे, क्लियर। नाउ अब इसमें भी बताया जाता है कि इस फर्स्ट फेज में मेजर गेन्स वर द रशिया, इसमें जो कंक्वेस्ट किए गए वो रशिया, ठीक है, स्टेपीज, बुल्गार, कीव, पोलैंड एंड द हंगरी। तो फर्स्ट फेज में इनको कंक्वायर किया जाएगा और सेकेंड फेज में इनको कंक्वायर किया जाएगा। लेकिन कंक्वायर कौन कर रहा है, कंक्वायर कर रहे हैं उसके बेटे, किसके, चंगेज खान के। चंगेज खान ने मरने से पहले अपनी पूरी की पूरी विरासत, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, अपना एम्पायर जो है वो अपने 4 बेटों में बांट दिया था। तुलई उनका सबसे चहेता, सबसे बिलव्ड वो था, सन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड फेज में तो ये क्या करेंगे, अपने अपने एरियाज को लेके उसको एक्सपेंड करेंगे ना, उसको एक्सटेंड करेंगे, अपने एरियाज को एक्सटेंड करेंगे, जिसका जो भी एरिया उसके हिस्से में आया था। अब क्या करेंगे सेकंड फेज में, जो कि 1225 से 1300 तक था, कंक्वेस्ट ऑफ ऑल द चाइना। तो इस सेकंड फेज में चाइना को कंक्वेस्ट, पूरे चाइना को कंक्वेस्ट कर लिया जाता है। कब, 1279 में। और ईरान, इराक और सीरिया, इन तीनों को कैप्चर कर लिया जाता है। देख रहे हो ना कितना बड़ा एक्सपेंशन है, राइट। उसके बाद आफ्टर द 1260s द ओरिजिनल इम्पैटस ऑफ द कैंपिंग कुड नॉट सस्टेन इन द वेस्ट। लेकिन अगर वेस्ट साइड में देखें, ठीक है, मंगोलिया के वेस्ट साइड में देखें, तो इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ था। क्योंकि अगर मान लो बार बार अपना जो लैंड होती है उसी को, एम्पायर को ही एक्सटेंड करने के बारे में सोचा जाए, डेवलपमेंट के बारे में ना सोचा जाए, तो कहीं ना कहीं चीजें ना थोड़ी सी कमी उनकी देखी जाती है। तो ये जो कैंपिंग था तो वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था। तो कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द सक्सेस, कंक्वेस्ट जो कंसीक्वेंसेस ऑफ द इंटरनल, अब इनके पावर का डिक्लाइन होना या पावर का वीक होना सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। जब आर्मी के अंदर ही कंसीक्वेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, आर्मी के अंदर ही छोटे छोटे झगड़े आपस में ही होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पावर वीक होगी। आर्मी की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी। तो एक तो रीजन ये था कि कंसीक्वेंसेस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द सक्सेशन, कि राजा के सिंहासन को पाने के लिए ना, कि मैं इसके बाद मैं राजा बनूंगा, तो इसके लिए कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो जाती हैं, षड्यंत्र बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ थ्रोन के लिए, राज्य के लिए, इतने बड़े एम्पायर को कंक्वायर करने के लिए, उसका राजा बनने के लिए। दूसरा आता है जोची और ओगुदई वर द मार्जिनलाइज्ड बाय द तोलुइद ब्रांच। अब ये जो 4 बेटों की जो ब्रांच बनी थी ना, उसको ये एरिया दिया गया, उसको ये एरिया दिया गया, उसको ये। अब जो मैंने कहा था तुलई, जो उसका बेटा था, सबसे छोटा बेटा, जो उसका सबसे प्यारा बेटा माना जाता है, ठीक है। और तुलई ब्रांच, जो तुलई वाली ब्रांच थी, जोची और ओगुदई, ये 2 भी तो बेटे थे ना, ठीक है। जोची और ओगुदई वर मार्जिनलाइज्ड बाय द, तो इन दोनों को मार्जिनलाइज कर लिया गया, किसके द्वारा, तुलई ब्रांच के द्वारा। यानी कि तुलई वाला जो हिस्सा वो था, राजा था, इन दोनों को क्या कर लेता है, मार्जिनाइज कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, गेंगीज खान नेम्ड हिज थर्ड सन ऑफ द ओगुदई, ठीक है। जोची, ओगुदई, ठीक है, तुलई, तो ये क्या थे, ये इनके नाम थे। देखो अभी मैंने क्या बताया, जोची, ओगुदई और तुलई, ये 4 नाम थे ना, ठीक है।
और ये जो गेंगीज खान था, गेंगीज खान नेम्ड हिज थर्ड सन, गेंगीज खान का जो थर्ड नंबर का सन था, बेटा था, उसका नाम था ओगुदई एज हिज हेयर। तो ओगुदई को ही उसने अपना क्या बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1229 फॉर्मली इलेक्टेड एट अ क्वालतई, और फिर जो है वो 1229 में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसको रूलर बना दिया जाता है। 1227 में तो उसकी डेथ हो गई थी ना, चंगेज खान की डेथ हो गई थी, और 29 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था राजा बनना। 1227 से लेकर 1241 तक एक्सपेंशन ऑफ द अंडर ओगुदई, ठीक है। तो जब ये राजा बनता है तो इसने अपना लैंड एक्सपेंशन किया, अपने एम्पायर को बढ़ाया, ठीक है, और ये एक्सपेंड कर लेता है। डिस्पाइट द मिलिट्री सक्सेस द स्ट्राइफ कंटिन्यू विद इन द मंगोल ट्रैंक्स। अभी भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, जैसे चंगेज खान के टाइम में चल रही थी, अभी भी चल रही थी ओगुदई के लीडरशिप में। डिसेंडेंट ऑफ द जोची एंड द ओगुदई अलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस एंड द ग्रेट खान। तो ये दोनों क्या करते थे, ये चंगेज खान के पूरे उसको क्या करते थे, होल्ड करते थे, उसके ऑफिस को होल्ड किया करते थे, राइट। नेक्स्ट कर बात करते हैं कि द मंगोल आफ्टर द चंगेज खान, तो दीज इंटरेस्ट वर मोर इंपॉर्टेंट देन द परसुएट द कैंपिंग इन द यूरोप। अब ये क्या करेंगे, जब देखो, जब कहते हैं ना कि एक जीत हासिल लग जाती है तो फिर थोड़ा सा लालच आ जाता है ना, कि हम उस एरिया को भी हम वो कर सकते हैं, कन्क्वायर कर सकते हैं, उस एरिया को भी कन्क्वायर कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गए, यूरोप की तरफ अपना कैंपिंग करेंगे विद द एक्सेशन ऑफ द मोंकी, ठीक है, और मोंकी का जो है वो मर्डर हो जाता है, ठीक है, और डिसेंडेंट ऑफ द तुलैत चंगेज खान यंगेस्ट सन, और फिर क्या होता है इनके बाद में, ठीक है, तो मोंकी के बाद में कौन आ जाता है, तुलई, उसका राजा बन जाता है, ठीक है। मोंकी कौन थे, जो ओगुदई थे उसका बेटा था, उसके बेटे के मरने के बाद तुलई को वहां का रूलर बना दिया जाता है। गेंगीज खान यंगेस्ट सन, तो ये जो तुलई था ये गेंगीज खान का सबसे छोटा बेटा था। कैंपिंग वाज सेटेड इन द ईरान, इसने, इस तुलई ने अपनी जो कैंपिंग थी, आर्मी का जो मोर्चा था वो ईरान की तरफ पकड़ा। तुलईड इंटरेस्ट इन द कंक्वेस्ट ऑफ द चाइना, तुलई का जो एक इंटरेस्ट था वो चाइना की तरफ था। इंक्रीज अराउंड द 1260s, फोर्सेस एंड सप्लाई वर द इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड, राइट। तो फोर्स को डाइवर्ट कर दिया गया, तुम्हें इधर से अटैक करना है, तुम्हें इधर से अटैक करना है, तब जाकर हम चाइना को अटैक कर सकते हैं, कन्क्वायर कर सकते हैं। एज द रिजल्ट मंगोल फ्लीडेड द स्मॉल अंडर स्टाफ फोर्स अगेंस्ट द इजिप्टियन मिलिट्री। लेकिन देखो, आर्मी के बंटने के बाद, डिवाइड होने के बाद में वो चीजें जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं दो पार्ट में बढ़ जाती है, और इसी बात का फायदा उठाता है कौन, इसी बात का फायदा उठाते इजिप्टियन आर्मी, ठीक है। और देयर डिफीट एट द इंक्रीजिंग द preoccupation with the China of the Tulay family market and end of the western explanation। और इस तरीके से क्या करती है, ये जो इजिप्टियन मिलिट्री थी वो मंगोल्स की आर्मी को हरा देती है, और इस तरीके से चाइना को वो कन्क्वायर कर लेती है, राइट। अब आता है कंक्लूजन, क्या निकला, फॉर द मंगोल्स चंगेज खान वाज द ग्रेटेस्ट लीडर। कंक्लूजन निकलता है कि चंगेज खान एक बहुत ही ग्रेट लीडर था ऑल द टाइम। ही यूनाइटेड द मंगोल पीपल, उसने मंगोल पीपल को यूनाइट करने का काम किया। ही फ्रीड देम टू द इंटरमिनेबल ट्राइब वॉर्स एंड द चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन, और फिर उसने इतने बड़े एम्पायर को क्रिएट किया, चाइना पर भी रूल किया, ठीक है, चाइना पर भी कंक्वेस्ट किया, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया कि बार बार उस पर अटैक करता है, नई चीजें देता था तो उस पर से लड़ाई करी जाती थी। सो ही बोट देम द प्रोस्पेरिटी फैशन द ग्रेट ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर एंड रिस्टोर द ट्रेड रूट्स इन द मार्केट। और इस तरीके से अपना ट्रेड भी, क्योंकि देखो उनके पास तो एग्रीकल्चर करने का था नहीं, तो वो उनके पास जो वेपन्स होते थे वो उनको सप्लाई करते थे, वहां से ग्रेन लिया करते थे, तो वो क्या करता है, एक ट्रेड रूट बनाता है चाइना की तरफ, यानी कि चाइना जाने के लिए वहां से एक रूट बनाता है ताकि चाइना और उनका अच्छी तरीके से ट्रेडिंग चलता रहे। गेंगीज खान रूल द डाइवर्स बॉडी पीपल एंड द फेथ, ऑल्दो द मंगोल एंड देमसेल्फ बिलोंग टू द वैरायटी ऑफ द डिफरेंट फेथ द शमन्स बुद्धिस्ट क्रिश्चियन। और इस तरीके से वो क्या होता है, इन लोगों पर विश्वास करता है, और इनके शमन्स के कहने पर ही उसने इंडिया को कंक्वायर नहीं किया, अदरवाइज तो वो चाहता तो कर सकता था। द मंगोल्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मल्टी एथनिक, मंगोल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मल्टी एथनिक था, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, ठीक है, और मल्टीलिंगुअल था, ठीक है, मल्टी रिलीजियस था, अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले थे, अलग अलग रिलीजियस को। तो पहले तो यही होता था, बाद में तो सारी चीजें एक ही डिक्लेयर कर दी ना, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। रिजाइन दैट डिड नॉट फील दैट द थ्रेट बाय हिज द प्लूरलिस्टिक द कॉन्स्टिट्यूशन। और गेंगीज खान के रहते कभी वहां के लोगों को ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन पर अटैक कर सकता है या फिर वो अनसेफ है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत शॉर्ट में और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है।
एग्जाम से पहले आपको जरूर देखकर जानी होगी ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कैसी लगी। ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में, नियर डियर के साथ में इसको शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, बाय बाय।